हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं यहाँ आज आपको कक्षा 9 का 6 चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और उसमें अपना जो 6 चैप्टर है वो कौन सा है? उत्तक है। तो देखो, पहले तो अपन बात करते हैं उत्तक क्या होता है, किससे बनता है, कैसे क्रिया करता है। सारे जितने भी उत्तक है उन सबके बारे में अपन बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो उस उत्तक के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि देखो, पहले जो आता है अपना कोशिका, फिर उत्तक के बाद में अंग के बाद में अंगतंत्र और अंगतंत्र के बाद में क्या आता है? शरीर आता है। तो देखो, पहले आपको ये चीज जान लेनी है कि कोशिका क्या होते हैं, फिर अपन यहाँ आएंगे उत्तक के बारे में। तो देखो, कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक का मतलब होता है जो शरीर को ढांचा प्रदान कर रही है, और कार्यात्मक का मतलब होता है शरीर के विभिन्न प्रकार के जो कार्य कर रही है। तो कोशिका क्या हो गई? शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होगी, इसलिए इसको अपन ने क्या कह दिया? कोशिका कह दिया। अब देखो, उत्तक की बात करते हैं तो अपना जो चैप्टर ही क्या है? उत्तक है। तो अपन यहां से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो देखिए, उत्तक। तो उत्तक की अगर अपन बात करेंगे तो उत्तक से जैसे कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो कार्य, उत्पत्ति एवं संरचना में क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? अपन उत्तक कहते हैं। उत्तक किससे मिलकर बने हैं? पहले कोशिका बनी होगी, कोशिका के बाद में ही क्या आए हैं? उत्तक आए हैं ना, तभी जाके उत्तक की अपन परिभाषा दे सकेंगे सही ढंग से। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो कोशिकाओं का ऐसा समूह है अब देखो, यहाँ अपन ने कोशिका की बात कर ली। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो क्या हो? कार्य, उत्पत्ति एवं संरचना में क्या हो? समान हो, जिसके कार्य भी हो। जैसे कोशिका जो कार्य करेगी वही जाके क्या करेंगे? उत्तक कार्य, उत्तक आगे कार्य को बढ़ाएंगे। ठीक है। उत्पत्ति मतलब जहां से इनका निर्माण हुआ है। तो सबका निर्माण कहां से हुआ है? कोशिका से हुआ है। तो उनका क्या हो कि उनकी जो कोशिकाएं हैं उनसे उनकी उत्पत्ति भी कैसी हो? समान हो। और संरचना की बात करते हैं तो जो विभिन्न प्रकार की संरचना होगी इनकी, वो भी क्या हो? समान हो। जैसे पादप उत्तक की बात करेंगे तो पादप उत्तक की, और अपन जंतु उत्तक की बात करेंगे तो जंतु उत्तक की। ठीक है। तो उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य में समान हो, उनको अपन क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को नीचे आपके मेरे नंबर दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में करके बता सकता है मेरे को, या फिर मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकता है। ये उत्तक की हो गई। अब देखो, अगर अपन उत्तक का चार्ट बनाने जा रहे हैं यहाँ, तो इस चार्ट को आप क्या करना है? आपको साथ ही साथ इस चार्ट को लिखना है, साथ ही साथ आपको छापना भी है कि क्या कौन सा उत्तक क्या होता है। और उस चार्ट के साथ जैसे जैसे अपन उसके बात करेंगे तो सारे उत्तक वैसे अपन जो नंबरिंग से पढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ अगर अपन को बात करते हैं तो उत्तक का चार्ट, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ जो अपन डेली इस क्लास में जो डेली का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को आप डेली पढ़ते रहिए और साथ ही साथ आप डेली नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपको आपके जो नोट्स हैं वो बहुत जरूरी होंगे। क्योंकि जो आने वाला जो टाइम होगा फिर उसमें आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो मेरा तो मानना यही है कि जैसे साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए और साथ ही साथ लिखते रहिए, जो भी आपको साथ ही साथ क्वेश्चन मिल जाएंगे और उन क्वेश्चनों को भी करते रहिए। और आपको जो एक भी वीडियो आगे से नहीं देखना है, जो नंबरिंग डाल दूंगा मैं, जैसे आज जितना टॉपिक हो पाएगा उतना करवाएंगे,
उससे आगे अपन बात कर देंगे। उत्तक चैप्टर फर्स्ट है, ये सेकंड है, इससे आगे का है, थर्ड है, फोर्थ है, तो ऐसे नंबरिंग कर देंगे। तो उस हिसाब से आप आगे देखते रहिएगा। अब यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो देखो उत्तक की एक टेबल है, उसको अपन देख लेते हैं कि कौन। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो पादप उत्तक और एक कौन सा होगा? जंतु उत्तक। ठीक है। अब यहां अगर अपन बात करेंगे तो पादप उत्तक भी अपने पास 2 प्रकार के होते हैं। देखो ये टेबल थोड़ी लंबी बनेगी, तो उस हिसाब से आपको टेबल को पूरी बनाना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। तो पादप जो उत्तक होगा वो भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। एक तो विभोज्य उत्तक, ठीक है, और एक होता है स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू जिसे बोलते हैं। अब देखो विभोज्य उत्तक जो होता है ना, विभोज्य उत्तक अपनी बुक की बात करेंगे तो विभोज्य उत्तक अपनी बुक में 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो शीर्षक विभोज्य उत्तक, यहां से आगे लिख लेना शीर्षक विभोज्य उत्तक। दूसरा अपन बात करेंगे अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक, और तीसरा अपन बात करेंगे इसमें पार्श्व विभोज्य उत्तक। ठीक है, ये 3 टाइप के अपन यहाँ बारी बारी से अध्ययन करेंगे इन सबका। और स्थायी उत्तक की बात करते हैं तो स्थायी उत्तक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सरल उत्तक, सरल स्थायी उत्तक। क्या होगा? सरल स्थायी उत्तक। और दूसरा कौन सा होगा? जटिल स्थायी उत्तक, तो दूसरा कौन सा हो गया? जटिल स्थायी उत्तक। इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। इनकी अगर अपन बात करते हैं तो सरल स्थायी उत्तक की बात करेंगे तो इसमें भी कितने प्रकार के होंगे? अपने 3 प्रकार के होंगे। पहली अगर अपन बात करेंगे तो कौन सा होगा? जिसे अपन बोलेंगे पैरेन्काइमा, मृदु उत्तक बोलते हैं। स्थूलोकोण उत्तक, और इसका जो तीसरा हो गया डर्डो उत्तक। ठीक है, डर्डो उत्तक, स्थूलोकोण उत्तक, मृदु उत्तक। और इसकी अगर अपन बात करते हैं, अगर ये किसी को दिख नहीं रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको डर्डो उत्तक कहते हैं। ठीक है, यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको। जटिल स्थायी उत्तक को 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक तो क्या हो गया? जाइलम, और एक क्या हो गया? फ्लोएम। यहां से देखो विभोज्य उत्तक की बात करते हैं, पादप उत्तक की बात करते हैं, तो मतलब इससे क्या होगा? पादप की कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, विभोज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। विभोज्य उत्तक भी 3 प्रकार के होते हैं, शीर्ष विभोज्य उत्तक, अंतर्वेश विभोज्य उत्तक और पार्श्व विभोज्य उत्तक। यहाँ स्थायी उत्तक की बात करते हैं तो स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक, मृदु उत्तक, स्थूलोकोण उत्तक और डर्डो उत्तक। जो मैं यहाँ इसको यहाँ लिख रहा हूँ, डर्डो उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक भी 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। देखो किसी को भी ये घबराने की जरूरत नहीं है सर, पहले दिन ही आपने क्या कर दिया, कितनी कॉम्प्लेक्स वाली जो सारणी बना दी, ये याद करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे, इस टेबल को क्या करना, जैसे अभी अपन जंतु उत्तक की बात करेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं, तो इनकी अगर अपन जैसे ही बात करेंगे तो क्या होगा कि आपको जैसे एक बार देखोगे वीडियो को, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना कि सर क्या कहना चाह रहे हैं अपन को। नोट्स लिख लो, नोट्स बना लो, आप टेबल बना लो। जैसे ही टेबल बना लोगे उस टेबल को एक बार ध्यान से देखना, और ध्यान से देखने के बाद में आप क्या करना
कि उसको बिना देखे रफ में उतारने की कोशिश करना। अगर आपसे आधी टेबल भी बन जाती है तो इसका मतलब आपका 50% याद हो गया है और 50% याद आपको दोबारा देखने से हो जाएगा। तो आप फिर वापस खोलना, फिर वापस देखना एक बार कि आपने कहाँ गलती की है, मेरे को क्या याद नहीं आ रहा, फिर वापस उसको देखना। कोई बिल्कुल ईजी है, आप 1-2 बार देखोगे या 1-2 बार टेबल बना के देखोगे तो अपने आप ही आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर अगर आप इनके सबके बारे में अपन बारी बारी से पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ अपन ने बात की है, तो इसके बाद में मैं आपको जंतु ऊतक की बता देता हूँ कि जंतु ऊतक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जंतु ऊतक की बात करें तो जंतु ऊतक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उपकला ऊतक। कौन सा होगा, उपकला ऊतक। दूसरा संयोजी ऊतक। तीसरा होगा जो आपके पास पेशी ऊतक। और चौथा होगा अपने पास तंत्रिका ऊतक। देखो ये 4 प्रकार के जंतु ऊतक है, तो इसमें तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। वो क्या है, थोड़ा उसके भी भाग है, उसके भी भाग है, उसके भी भाग है, तो आपको उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम भी आप 2-3 बार बनाओगे तो वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी आपकी। तो यहाँ अपन बात करते हैं उपकला ऊतक की, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इसके लिए अपन क्या करेंगे, बारी बारी अध्ययन करेंगे। तो अपन को क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में ही इन ऊतकों के बारे में पढ़ना है कि कौन सा ऊतक किस काम में आता है, किसके क्या कार्य होते हैं, वो अपन बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं विभोज्य ऊतक की। देखो ये विभोज्य ऊतक होता है ना, ये क्या होता है कि जो कोशिकाएं बनती है उस कोशिकाओं का शुरू का पार्ट होता है। कह सकते हैं ये इन कोशिकाओं की इन ऊतकों की कोशिकाओं में लगातार विभाजित होने की क्षमता पाई जाती है। कि ये क्या होते हैं, लगातार विभाजित होते रहते हैं और पादप की लंबाई और मोटाई को बढ़ाते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें लगातार जीवन पर्यंत तक विभाजन होने की क्षमता पाई जाती है, उन कोशिकाओं को विभोज्य कोशिकाएं कहते हैं। और उन कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक को अपन क्या कहते हैं, विभोज्य ऊतक कहते हैं। तो मैं यहाँ आपको परिभाषा ही बता देता हूं। ऐसी कोशिकाएं जिसमें जीवन पर्यंत विभाजित होने की क्षमता पाई जाती है, उन्हें विभोज्य कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विभोज्य कोशिकाएं कहते हैं। और इन कोशिकाओं से मिलकर ऊतक को अपन क्या कहते हैं, विभोज्य ऊतक कोशिकाएं कहते हैं। अब देखो इनकी जो कोशिकाएं होती है ना, समव्यासी होती है, जिसे आइसोडाइमेट्रिक कहते हैं। क्या कौन सी हो गई, यहाँ आपको ये चीज क्लियर करनी है कि सर समव्यासी या आइसोडाइमेट्रिक क्या होता है। तो देखो समव्यासी का मतलब होता है कि जैसे अपन यहाँ मैथ में आप पढ़ते ही होंगे कि एक सर्किल है और यहाँ से इसके केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन व्यास कहते हैं। तो ये कोशिकाएं भी ऐसी है
कि इन सभी कोशिकाओं का जो व्यास होता है वो समान रहता है। यदि किसी कोशिका का व्यास 2 सेंटीमीटर है तो इसकी जितनी भी कोशिकाएं होगी उन सब कोशिकाओं का व्यास कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो देखो इसकी जो कोशिकाएं होती है, पहली बात करेंगे समव्यासी होती है और षष्ठकोणीय होती है। षष्ठकोणीय का मतलब इसकी 6 भुजाएं होती है। तो मैं यहाँ आपको बनाने जा रहा हूं कि ये अपने पास एक षष्ठकोण है, मतलब 6 भुजा है इनके पास। तो यहाँ अगर अपन बात करेंगे तो ये देखो, ये सब कोशिकाएं समान रहेगी, मतलब इससे इसका जितना व्यास यहाँ होगा उसी कोशिका का उतना ही व्यास क्या कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये सारी जो कोशिकाएं होती है कैसी होती है, समव्यासी होती है, आइसोडाइमेट्रिक होती है। ठीक है ना, आप सबको समझ में आ गया, आइसोडाइमेट्रिक होती है। इसके बाद में क्या होगा कि इनकी कोशिकाओं के बीच में कोई अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता, मतलब 2 कोशिकाएं क्या होती है आपस में जुड़ी हुई रहती है, छेद नहीं होता दोनों के बीच में। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये कोशिकाएं हो गई, ये 2 कोशिकाएं आपस में जुड़ रही है, तो मैं नीचे कोशिका बनाऊंगा तो ये कोशिका इसी में जुड़ जाएगी, इधर दूसरी कोशिका बनाऊंगा तो ये कोशिका भी क्या होगी, इसी में जुड़ जाएगी, ये कोशिका भी क्या होगी, इसी में जुड़ जाएगी। कहने का मतलब है इन 2 कोशिकाओं के बीच में कोई भी अवकाश नहीं रहेगा, मतलब इनमें कोई अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। अंतर कोशिकीय अवकाश का मतलब होता है 2 कोशिकाओं के मध्य उपस्थित स्थान को अपन क्या कहते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश कहते हैं। तो ये कौन सा हो गया, अपन को विभोज्य उत्तक की परिभाषा देख ली अपन ने, विभोज्य उत्तक के जो सामान्य लक्षण देख लिए। अगर आपसे ये पूछा जाता है विभोज्य उत्तक की कोई 2 विशेषताएं बताइए, तो आपको क्या करना है, 2 विशेषताएं आपको इसमें से भी लिख देनी है कि इसकी कोशिकाएं समव्यासी षष्ठकोणीय होती है, बहुभुजाकार होती है, ये भी लिख सकते हो आप। और दूसरा विशेषता लिख सकते हो आप कि इनकी कोशिकाओं में जीवन पर्यंत तक विभाजित होने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। अब इससे आगे अपन क्या करेंगे, इस विभोज्य उत्तक के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो विभोज्य उत्तक के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए अपन ने इस विभोज्य उत्तक के पार्ट कितने बताए थे, 3 पार्ट बताए थे, शीर्ष विभोज्य उत्तक, अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक और पार्श्व विभोज्य उत्तक। तो मैं आपको ये वाला एक पार्ट बना के बता रहा हूं। देखिए ये वाला पार्ट है ना, ये मान लिया कि मैंने एक टहनी है, जो किसी पेड़ की क्या है, टहनी है। तो टहनी है तो क्या होगा, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होगा और ये वाला जो बीच वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा, ये क्या होते हैं, इस विभोज्य उत्तक के भाग होते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूं आपको। तो अभी आपने बात की थी शीर्ष विभोज्य उत्तक, मतलब क्या पाया जाएगा, वो टॉप पे पाया जाएगा, पादप के टॉप पे पाया जाएगा। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, शीर्षक विभोज्य उत्तक बोल दिया। ये क्या है, उसके ऊपर का टॉप का पार्ट है। ये बीच वाला पार्ट कौन सा हो गया, उसका अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक हो गया। और ये साइड वाला पार्ट क्या हो गया, उसका पार्श्व विभोज्य उत्तक हो गया। तो देखो ये शीर्ष विभोज्य उत्तक क्या करता है, ये पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। कि मान जैसे वृद्धि करता है, जैसे अब मान लो कि ये अपना क्या है, ये कोई बीज है, ठीक है, ये अपन ने कोई बीज बोया, तो ये ऊपर वाला भाग तो क्या होता है, परांकुर जिसे बोलते हैं, जहां से तना निकलेगा ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला भाग क्या होगा, जिससे जड़ें निकलेगी, मूल की बात करते हैं, ठीक है, जिससे क्या निकल रही है, जड़ें निकल रही है। तो ये ऊपर वाला भाग ही तो बढ़ता है, बीच वाला भाग भी बढ़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊपर वाला भाग बढ़ेगा तभी तो बीच वाला भाग बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये पौधे की लंबाई को बढ़ा देता है। तो पौधे की लंबाई को बढ़ा रहा है, तो ये कहाँ पाया जा रहा है, टॉप पे पाया जा रहा है। और मान लो कि किसी कारणवश कोई इसको क्या हो गया, कोई भी जीव खा गया, ये अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक तो कहाँ हो गया, बीच वाला पार्ट हो गया। मान लो कि यहाँ अपनी क्या हो गई, भैंस ही खा गई, ये कोई पादप उगरा था, उस पादप के ऊपर वाले पार्ट को क्या खा गया, भैंस खा गई।
भैंस खा गई तो क्या हो गया कि ये वाला पार्ट क्या होगा, अब काम करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये वाला पार्ट बढ़ने लग जाएगा। तो पहले तो ये लंबाई बढ़ाएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, ये लंबाई बढ़ाएगा। तो ये क्या होता है, बीच में पाया जाता है जो पादप के तने की लंबाई को बढ़ाएगा। ये तो किसकी लंबाई को बढ़ाएगा, तने की लंबाई को बढ़ाएगा, और ये ऊपर वाले पार्ट की लंबाई को बढ़ाएगा। पार्श्वविभोज्योतक की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो परिधि की पाया जाता है, मतलब साइडों में पाया जाता है, और साइडों में पाया जाता है, और साथ ही साथ क्या करेगा, ये तने की मोटाई, शाखा की या तने की मोटाई को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो यहाँ तक जैसे विभोज्योतक की बात कर ली, विभोज्योतक का सब लोग ये डायग्राम बना लीजिए। इस डायग्राम में अपन बात करते हैं, तो इस डायग्राम को आपको पूरा याद करना है, और इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे स्थायी उत्तक। तो स्थायी उत्तक जो होता है विभोज्य उत्तक से ही बनता है, वो कैसे बनता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सब को क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं और साथ ही साथ याद करना है। थैंक यू।